जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त जय स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर एनसीईआरटी की इस सीरीज में। हम इतिहास 8th क्लास की एनसीईआरटी कर रहे हैं। आज हमें 5th चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, यानी कि हमें 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो कि महत्वपूर्ण है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में आने के लिए वह पढ़ेंगे। इससे पहले हिस्ट्री 6th क्लास 7th क्लास कंप्लीट हो गई है। अगर आप नए हैं तो थोड़ा सा विजिट करिए, आपकी मतलब की बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। पीवाईक्यू चल रहे हैं यूपीएससी के, बहुत शानदार चल रहे हैं। एक बार आप आइए, बहुत अच्छा लगेगा। जियोग्राफी की भी सीरीज चल रही है। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 5 जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। जो नए हैं उन्हें पता है, सॉरी जो पुराने हैं उन्हें पता है कि जो मैं हाईलाइट करूंगा इसका मतलब वह एग्जाम में आने वाला कॉपी पेस्ट क्वेश्चन हो सकता है। नीतियां और लोग। पिछले अध्यायों में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़ रहे थे। आप यह भी देख चुके हैं जो नीतियां और कार्रवाइयां जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। ये सब आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है हमारे साथ। नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। अगर आप नए होंगे तो बहुत कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप 6th क्लास की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर प्लेलिस्ट बनी है, टेलीग्राम लिंक भी है, सब कुछ है। आप एक बार विजिट करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। वहां से शुरू करेंगे तो आपको सब लिंक समझ में आता रहेगा। एक वीडियो आकर देखेंगे चले जाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया। उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन सब निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। अवध को कुशासन के आधार पर कब्जा कर लिया गया था कि यहाँ का जो शासक है वह सही से शासन नहीं कर रहा है, क्योंकि और कोई चारा नहीं था उनके पास। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई थी। कब थोपी गई थी? 1801 में, ये ध्यान रखिएगा। तो डेट बहुत महत्वपूर्ण है। एक 1801 में जहाँ अवध पर सहायक संधि थोपी गई, दूसरा 1856 जहाँ कब्जा कर लिया गया। तो 1801 में क्या हुई? सहायक संधि सौंपी गई। 1856 में डलहौजी के समय उस पर कब्जा कर लिया गया, कुशासन का आरोप लगाते हुए कि यहाँ का शासन सही से नहीं चल पा रहा है। कौन था उस समय? गवर्नर जनरल डलहौजी था। डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में डलहौजी ने ऐलान किया, बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। किसने ऐलान किया था ये? डलहौजी ने ऐलान किया था। ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस गवर्नर जनरल ने ऐलान किया था। 56 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। इसीलिए मैंने कहा डलहौजी का नाम, क्योंकि ये कैनिंग ने कहा था कि आखिरी मुगल बादशाह होंगे। तो जब डलहौजी ने क्या किया और कैनिंग ने क्या कहा, ये दोनों महत्वपूर्ण है। वह नाम बदल देगा। वह 1856 में क्या लिखेगा? वह लिखेगा 1856 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और आप करके आ जाएंगे टिक सही का,
कि हाँ ऐसा तो था, लेकिन वहाँ पर आप भूल जाएंगे कि डलहौजी नहीं, कैनिंग था। डलहौजी ने तो कुछ और कहा था। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो ये तो हो गया राजा वाला, शासकों वाला, कि शासक क्यों नाराज बैठे थे। तो आपने देखा रानी की लक्ष्मीबाई भी नाराज बैठी थी। आपने देखा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब भी नाराज बैठे थे, और यहाँ अवध के लोग भी नाराज बैठे थे, और फिर यहाँ मुगल भी नाराज बैठे थे। अब आते हैं किसान और सिपाही। गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। हमने देखा था पिछले वीडियोज में कि कैसे स्थायी बंदोबस्त से शुरू हुई कहानी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, तरह तरह की चीजें आई, और वहाँ सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होता था वह कंपनी थी। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे, इसके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थीं। अगर आप किसी जमीन पर लोन लेते हैं और आप उस लोन को चुका नहीं पाते हैं, तो आपकी जमीन आपके हाथ से चली जाएगी। ऐसा आज भी होता है, ऐसा तब भी होता था। ठीक है। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। सबके असंतोष थे और सबका फूटा गुस्सा 1857 में एक साथ। वे अपने वेतन भत्तों, सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था समुद्र यात्रा से उनका धर्म जाति भ्रष्ट हो जाएगा। तो यह लाइन भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी कि यह भी एक कारण था कहीं ना कहीं असंतोष का। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते कहाँ भेजा गया? वर्मा भेजा गया। वर्मा वही जिसे आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। म्यांमार के साथ हाल ही में करंट अफेयर्स में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिससे हम म्यांमार होते हुए अपने मिजोरम तक पहुंचेंगे। वह प्रोजेक्ट कौन सा है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। करंट अफेयर्स अगर फॉलो करते होंगे तो आप पता होगा, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है। उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में एतराज नहीं था। वो कह रहे थे हम चले जाएंगे। अगर अपना भारत का प्यारा सा नक्शा बनाए हम, तो ये मान लो यहाँ पर वर्मा जो आज का म्यांमार है, ठीक है, तो वह कह रहे थे हम इधर से नहीं जाएंगे। आप चाहो तो हमें ऊपर से भेज दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम समुद्र के रास्ते या बंगाल की खाड़ी है अपनी, इस रास्ते से नहीं जाएंगे। तो ये दिक्कत थी। नक्शा वैसे बढ़िया बन गया। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई। क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। ऐसा नियम ही बना दिया गया, ऐसा कानून ही बना दिया गया कि अगर आप नौकरी करेंगे तो आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे, क्योंकि सिपाही जो भी थे वो कहीं ना कहीं गांव से ही तो बिलोंग करते होंगे। ऐसा तो है नहीं मंगल ग्रह से आए थे। वह कहीं ना कहीं गरीब ही थे, तभी तो नौकरी कर रहे थे, इतना सब झेल रहे थे। कम पैसा मिल रहा था फिर भी नौकरी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनके गाँव में भी दिक्कतें थी और गाँव से दूर भी रहना पड़ता था। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गाँव में छोड़ कर आए थे। किसानों का गुस्सा जल्द ही सिपाहियों में भी फैल गया, यानी दोनों भाई भाई हो गए। सुधारों पर प्रतिक्रिया। अब प्रतिक्रिया क्या आई सुधारों पर? क्योंकि अंग्रेज सुधार करते थे, अंग्रेजों को लगता था हम सुधार कर रहे हैं, लेकिन सबको पता था कि वह अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, ना कि भारतीयों के लिए। अंग्रेजों को लगता था भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। इन्हें ये नहीं पता था कि हम तब चीजें समझ चुके थे जब ये लोग ABCD भी नहीं जानते थे। ठीक है। खैर, सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने के लिए यहाँ तैनात कर दिया। ये आपके काम की लाइन होगी। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को
खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जमीन व संपत्ति भी जुटा सकते हैं, यानी खुली छूट सरकार की तरफ से कह सकते हैं। ब्रिटिश सरकार जो थी 1850 में एक नया कानून आया। ये कानून बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा गया ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। मतलब एक कानून बाकायदा आता है कि ईसाई धर्म अपनाना आसान हो गया है। इस कानून में प्रावधान किया गया, लालच देखो, अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। ये लालच दिया गया कि अगर आप ईसाई धर्म अपना भी लोगे तब भी आपकी संपत्ति पर वैसा ही अधिकार आपका रहेगा जैसे पहले रहता था। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म और उनके सामाजिक रीति रिवाज, परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। आप जानते हैं आज पूरे पूरे गांव, पूरे पूरे क्षेत्र ईसाई बने हुए हैं और कहीं न कहीं यहीं से कहानी शुरू हुई थी। आप सुनते भी होंगे कई राजनेताओं के मुंह से कि 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो अनाज देकर के धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो ये कहीं न कहीं अफवाहें कहें या सच्चाई कहें, लेकिन अगर समाज में है तो कहीं न कहीं आज है, तो पहले तो पूरा ब्रिटिश सत्ता ही थी। पहले तो सब ब्रिटिश के अंडर में ही था और तब कितना भयावह दृश्य रहा होगा, लोगों को कैसे धर्म परिवर्तन कराए गए होंगे, ये सोचने मात्र से समस्याएं दिमाग में उत्पन्न हो जाती हैं। दिमाग की नसें कूदने लगती हैं कि भाई क्या ही दृश्य रहे होंगे कि भाई पूरी खुला छूट ईसाई मिशनरियों को दे दी गई कि जाओ और जो मन को करो। दूसरी तरफ और ये कह रहे हैं कि ये सभ्य है, ये हमें सभ्य बनाने आए थे। अरे साहब, दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और सुधार आंदोलनों को हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे, जहाँ से सीधे क्वेश्चन आते हैं और 1857 से भी क्वेश्चन सीधे आते हैं। ये तो मेंस में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। अब आ जाते हैं जनता की नज़र से क्या कहानी चल रही है। उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, चलिए पढ़ते हैं स्रोत से। ये स्रोत बहुत काम के होते हैं। इन स्रोतों से हमें कहानी समझ में आती है उस समय क्या सोचते होंगे लोग। एक आता है 84 नियमों की सूची। क्या है 84 नियमों की सूची? आप लोग केवल फैक्ट मत देखिए, ये कहानी पढ़ते हुए आपको मेंस में डाटा लिखने का काम आएगा। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपीएससी की प्रिपरेशन में हिस्ट्री का मतलब हिस्ट्री नहीं होता है। हिस्ट्री का मतलब आप एस्से में लिख सकते हैं, हिस्ट्री का मतलब आप एथिक्स में लिख सकते हैं, हिस्ट्री का मतलब आप इंटरव्यू में कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आप हर सब्जेक्ट ऐसे मत पढ़िए कि मैं अगर पॉलिटी पढ़ रहा हूँ तो ये पॉलिटी में ही काम आएगी। नहीं भाई, ये कई जगह काम आएगी आपके जीवन में, ठीक है। आप एथिक्स में उस पॉलिटी का यूज करिए, एस्से में आप पॉलिटी का यूज करिए और इंटरव्यू में तो सब कुछ यूज हो ही रहा है। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित, पहली बात तो ये नाम याद रखो और ये नाम याद रखो। पुस्तक का क्वेश्चन कितना आता है मैंने पीवाईक्यू करा रहा हूँ, तो वहाँ मैंने आपको बताया, दिखाया कि कितने क्वेश्चन लिटरेचर पे आ रहे हैं। विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? माझा प्रवास, यानी मेरा प्रवास, प्रवास मतलब कहीं रहना, के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। यानी ये महाराष्ट्र से कहाँ आ रहे हैं? मथुरा आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था, देखते हैं। अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया, किसने? सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी, कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी। मेरठ छावनी से गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई। कहानी शुरू कहाँ से हुई? तो मेरठ छावनी से कहानी शुरू हुई। दूसरा स्रोत में क्या बताता है?
जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। मतलब उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में लिख मिलती है। यानी सूबेदार सीताराम पांडे ने बताया है ये कि सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की। 1860 में वे सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। कितना ही भयावह दृश्य होगा। अपने सेवानिवृत्त के बाद उनके कमान अफसर नारगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिसे नारगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार के नाम से प्रकाशित करवाया। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इनका एक अंश है कि मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। वे सरकार के खिलाफ साजिश रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बिठाया जा सके। उनकी दलील थी, अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। चलिए फिर हम लौटते हैं अपने अभी स्रोतों का शेष बचा, इसको भी पढ़ लें। संयोग से इसी समय सरकार ने हरेक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से ये खबर फैल गई, इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को यह लिखकर खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले से ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए ताकि उन्होंने इस्तेमाल करने से मुसलमान हिंदू दोनों का धर्म भ्रष्ट हो जाए। कर्नल साहब का मानना था यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप को खत्म हो जाएगी। उन्होंने मुझे घर चले जाने की हिदायत दी। मतलब इन्हें लगता था अपने आप ही कहानी खत्म हो जाएगी, इतना सब थोड़ी होने वाला है, लेकिन हुआ बहुत ज्यादा। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। यद्यप शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं है। प्रजा और शासक तो लड़ते रहते हैं। आप आज के समय में देखेंगे आंदोलन होते रहते हैं। कहीं कोई आंदोलन कर रहा है तो कोई कभी आंदोलन कर रहा है। लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। संचार से पहलकदमी, आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। ब्रिटिश सबके बुरे बन गए थे। ब्रिटिश हम पिछले भी क्लासेस में देख कर आए हैं, राजाओं के बुरे बने, किंग शासकों के, जमींदारों के भी बुरे बन गए, क्योंकि उनको भी कुछ ज़्यादा कठिन चीज़ें दे देते थे। किसान तक नहीं चुकाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। किसान चाहे वह राजस्व हो चाहे अन्य चीज़ें हों। फिर सिपाही, यहाँ पर सिपाही भी विद्रोह में आ गए। और आप देखेंगे आदिवासी समुदाय जो था वह भी समस्याओं में उलझा हुआ था इनकी वजह से। तो सभी लोग कहीं ना कहीं परेशान थे। और फिर विद्रोह होता है तो सब अपना आ जाते हैं कि हम भी तो तमाचा मार ही लेते हैं। आपने सुना होगा रास्ते पर भी कि हाथ सब साफ कर लेते हैं। तो ऐसा यहाँ भी कह सकते हैं कि सब इकट्ठा हो गए, सबका क्रोध इकट्ठा हो गया, सबका गुस्सा इकट्ठा हो गया और 1857 की क्रांति हो गई। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि 1757 से कहानी शुरू हुई थी प्लासी की लड़ाई से, और इसके 100 साल बाद 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का
अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं हाईलाइट कर दूंगा, तो परेशान मत होइएगा। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था, तो कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। तो इतिहास में यही होता है, कुछ लोग ही चीजें मानते हैं। अब आते हैं मेन, जहां से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। मेरठ से दिल्ली तक कब निकले, कब पहुंचे, क्या हुआ, सब कुछ। 29 मार्च 1857 डेट याद रखिएगा। मैं जो भी बताऊं, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, PYQ 25 बार देख चुका हूं, तो आप याद रखिएगा जो भी हाईलाइट हो रहा है वह महत्वपूर्ण है, जो अंडरलाइन हो रहा है वह महत्वपूर्ण नहीं है। जो इस कलर से हाईलाइट हो रहा है इसका मतलब आपको नोट कर लेना है, लाल पीला कर लेना है किताब में, और वही रट के पढ़ के समझ के जाना है। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। किस वजह से फांसी पर लटकाया गया? अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में। कोई विद्रोह के उसमें नहीं, कोई कारतूस के उसमें नहीं, किसके आरोप में? अफसरों पर हमला करने के आरोप में। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ा है। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। यह कब की बात है? यह बात है मई 1857 को भी 9 मई 1857 की। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। तुरंत एक दिन बाद 10 मई को ही सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया। क्रोनोलॉजी समझते रहिएगा। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया, बंदूक उनकी और हथियार उनके कब्जे में ले लिए। अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों फिरंगियों शब्द को से आप परिचित होंगे, के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। फिरंगी मतलब ब्रिटिशर्स, विदेशी। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। तो फिर उन्हें याद आया गुजरा हुआ अपना बचपन, कि हम जब बचपन में थे, जब छोटे थे, तो कौन होता था सत्ता के सिंहासन पर। तो उसका नाम याद आया, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर हुआ करते थे उस समय शासक। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। 10 मई की रात निकली, 11 मई की रात सुबह पहुंच गई। उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यानी दिल्ली में लगा जो भी लोग थे कि हमारे भाई बंधु आ गए हैं, उन्होंने विद्रोह किया। तो उनमें से भी कुछ लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया होगा, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सिपाहियों का साथ दिया। सिंपल सी बात है। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया, क्योंकि इनके पास हथियार नहीं थे। तो जिनको मारते थे उनकी बंदूक ले लेते थे, उनका हथियार, उनका गोला बारूद ले लेते थे। इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए और उन्हें लगा कि हमने ब्रिटिशर्स को हरा दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों को भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे। बादशाह को लग रहा था, क्योंकि बादशाह एक्सपीरियंस बनता था, बादशाह बहुत समय से बादशाह खुद था, तो उसे पता है कहानी कैसे चलती है। उसे पता था कि भाई इतने कम लोगों के साथ हम पूरे ब्रिटिश को हरा नहीं सकते। तभी उन्होंने कहीं ना कहीं मना कर दिया होगा कि भाई हमें बीच में मत झमेला में डालो, वरना हमारी और ज़्यादा दुर्गति कर देंगे ये ब्रिटिश वाले। हमें तो पहले ही किनारे कर दिया है ब्रिटिशर्स ने। लेकिन सिपाही भी अड़े रहे कि भाई हमारे पास कोई नहीं है, आप ही नेता बनिए। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। मजबूरी में नहीं मानते तो क्या करते। उन्होंने देश भर के मुखियाओं, शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह जफर के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए, क्योंकि ये सत्ता के सिंहासन पर थे। जब सत्ता के सिंहासन से हट जाया जाता है तब लोग उनकी इज्जत कम कर देते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जब सामने होते हैं तो जयराम तो करते हैं। आप विधायक जी का समझ लीजिए।
विधायक जी, जब तक विधायक जी रहते हैं तब तक सब पीछे पीछे घूमते हैं, विधायक जी आए, विधायक जी आए। जब नहीं रहते विधायक जी तो कोई याद नहीं करता। हाँ, सामने अगर आ जाए विधायक जी तो एक बार जयराम जरूर कर लेते कि हाँ चलो विधायक थे कभी। तो वही काम इनके साथ हुआ कि लोगों ने थोड़ी इज्जत तो अभी भी दे रहे थे कि चलो मुगल बादशाह हैं, इन्होंने कहा है तो चलिए हम भी इनका साथ दे देते हैं। इसीलिए सिपाहियों ने भी उनका समर्थन मांगा था, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई तो हमारे पास नाम है, किसी नाम के आगे तो हम रहेंगे, कि कोई तो हमें बैनर चाहिए जिसके नीचे हम खड़े हो सके। तो वह नाम बहादुर शाह जफर का आया। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज्यादातर छोटे शासक रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाके में शासन चलाते थे। मैंने बताया वही। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत बहुत सारे शासकों को लगता था अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले, मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाके का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। मुगल बादशाह भी थोड़ा सा समस्याएं उत्पन्न करता था जो अन्य राजा थे छोटे छोटे उनके लिए, लेकिन ब्रिटिशर्स से ज्यादा नहीं करते थे। तो इन लोगों को भी लग रहा था जो छोटे छोटे राजा थे कि कम से कम ब्रिटिशर्स से छूटे छूटे पीछा, भले ही बहादुर शाह जफर आ जाए, ये आ जाएगा तो उतनी ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी कम से कम जितनी ब्रिटिशर्स हमें दिक्कत कर रहे हैं। दोनों के अधीन ही हमें रहना, तो क्यों ना जो कम पे शैतान है, जो कम हमें परेशान कर रहा है, जो कम समस्या उत्पन्न कर रहा है, उसके साथ हम रहें। अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी। अंग्रेजों को लगता था इससे थोड़ी लड़ लेंगे, ये तो बहुत सीधे साधे लोग हैं, ये तो ऐसे ही हैं, अभी 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा मामला। लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई, क्योंकि जो सिपाही थे वो इतने ज़्यादा मेहनती तो होंगे, इतने ज़्यादा पावरफुल तो होंगे, लेकिन उनके पास वो स्ट्रेटजी, वो कैसे युद्ध किया जाता है, वो कैसी चीज़ें मैनेज की जाती हैं, वह नहीं था। लेकिन बहादुर शाह जफर एक राजा था, एक शासक था, खुद एक मुगल डायनेस्टी से बिलोंग करता था। उसके पास स्ट्रेटजी थी, कैसे युद्ध लड़ा जाता है, कहाँ पर क्या किया जाता है। तभी और ज़्यादा ब्रिटिशर्स को चिंता हो गई। अक्सर ऐसा होता है जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, सॉरी, अक्सर ऐसा होता है जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है, उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। आपको ही बताएं कि आप अगर मैं अभी डिजिटल बोर्ड लेकर खड़े होकर बढ़िया एनर्जी के साथ पढ़ाऊं और आपको जो चाहिए वो कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूं, तो आपकी भी एनर्जी दूनी हो जाएगी कि भाई अब वो मिल गया जो मुझे चाहिए था, अब बस मेहनत करनी है और कुछ बनना है। क्यों? क्योंकि वहाँ आपको सामने से कोई ऐसा मिल गया है जो रास्ता दिखाने लगा है कि ऐसे पढ़ो, ये करो, वो करो, तो आपके अंदर भी एनर्जी आ जाएगी। और जब आपको कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता है, आपको समझ नहीं आता किससे कहें, क्या कहें, तो आप भी मायूस हो जाते हो कि क्या बात है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपका आत्मविश्वास थोड़ा कम हो जाता है। अगर आत्मविश्वास बढ़ाना है तो आप टेलीग्राम पे कभी भी कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ें पूछ सकते हैं, जो भी आपकी समस्या है आराम से मुझे मैसेज कीजिए, मैं पर्सनली आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगा। बस रिजल्ट देकर दिखाइएगा कि हाँ मैं मेहनत करूँगा, आप जो कहिए मैं करूँगा, मेहनत करूँगा, लेकिन रिजल्ट दूंगा। बगावत फैलने लगी। कैसे? जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए, क्योंकि दिल्ली दिल्ली थी, दिल्ली एक सेंटर था, दिल्ली राजाओं का क्षेत्र था, और दिल्ली से अंग्रेज हट गए, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई भाई दिल्ली से। हालांकि अभी दिल्ली राजधानी ब्रिटिशर्स की नहीं थी, ब्रिटिशर्स दिल्ली में उतना मजबूत नहीं थे, लेकिन भारत के लिए तो दिल्ली, मुगल बादशाह के लिए दिल्ली थी, तो वह दिल्ली नाम तो बड़ा ही था कि दिल्ली से हट गए अंग्रेज, इसका मतलब हम जीत लेंगे। तो ऐसा, तो लगभग 1 हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। आप समझिए, दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए, ब्रिटिशर्स ने कहीं कुछ नहीं किया, 1 हफ्ते तक कोई कहीं विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसिला ही शुरू हुआ। 1 हफ्ते के बाद विद्रोहों का सिलसिला शुरू हो गया, एक के बाद एक हर रेजिमेंट के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों, गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। आप देखते हैं कि जब इंडिया जीत कर आई थी तो मुंबई की सड़कों पर इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़ थी, कुछ कहने को नहीं। क्यों थी पता नहीं, लेकिन जब 4 जाते हैं तो 5वां भी सोचता है चलो देख ही लें क्या आया है। जिसको नहीं भी लेना देना वो भी देखता है, भीड़ देखने लोग चले जाते हैं। 50 लोग तो हो सकता है
उस व्यक्ति को देखने आए हों, लेकिन इसके बाहर जो 100 लोग हैं वो इन्हें 50 लोगों को देखने आए कि भीड़ लगी है, देखो क्या हो रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे ही एक दूसरे से मोटिवेशन मिलता है कि जब 2-4 लोग आगे बढ़ते हैं तो 2-4 लोग और आते हैं। तो वही यहाँ पर हुआ। टुकड़ियाँ फिर गाँव कस्बों में बगावत शुरू हो गई। स्थानीय नेता भी निकल कर आ गए कि ठीक है, इस क्षेत्र का नेतृत्व हम करेंगे, उस क्षेत्र का नेतृत्व वो करेंगे। मतलब एक दूसरे से ऊर्जा बढ़ती है। जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर। अब आप टेबल बना लें और अपने मेज के सामने चस्पा कर लें। एक तरफ व्यक्ति और दूसरी तरफ शहर। कहाँ वह नेतृत्व कर रहे थे? जैसे नाना साहब कहाँ नेतृत्व कर रहे थे? तो नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे कानपुर में। उन्होंने सेना इकट्ठा की, ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। आप इनका पावर सोचिए उस समय। नाना साहब कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। वो कानपुर भगा दिए गए थे। मतलब या तो पेंशन पे भेज दिए गए कहें तो ज़्यादा सही होगा, भगा दिए थे शब्द गलत होगा हमारे लिए। मतलब हमारे पूर्वजों में से एक है, भारत के बड़े लोग हैं जिन्होंने 1857 में ब्रिटिश के खिलाफ, जो भी लोगों ने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी वह सब हमारे आदरणीय लोग होने चाहिए, चाहे वह सफल हुए हों या असफल हुए हों। तो नाना साहब कहाँ से निकल कर आए? महाराष्ट्र से। कहाँ आए? यूपी में। और यूपी में जहाँ कोई उन्हें जानता भी नहीं होगा या वह किसी को जानते नहीं होंगे, उन्होंने वहाँ सेना को इकट्ठा किया और ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ लड़ाई हुई। और हम अपने क्षेत्र में कहते हैं कि हमें तो 4 लोग पहचानते भी नहीं है, हम कैसे चीज़ें मैनेज करेंगे? तो आप इन लोगों से सीखिए भी। हम जब भी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो आपको बताते भी रहते हैं कि आप सीखिए। देखो, जैसे महात्मा गांधी ने किताबें लिखी, जेल में बंद होकर। उन महात्मा गांधी जी के समय इतनी समस्याएं चल रही थी, देश को आज़ाद कराना है, जेल में बंद हो रहे हैं, फिर भी उन्होंने इतनी ज़्यादा किताबें लिख दी। और हमारे पास सारे संसाधन होने के बाद हम एक किताब नहीं लिख पाते हैं। और लिखने की बात दूर, हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो सीखिए कि कैसे मैनेज करते हैं वो लोग, तभी वह लोग बड़े होते हैं। सिर्फ पढ़ाई करने से यूपीएससी नहीं होगा। अपने विचारों को, अपने व्यक्तित्व को इतना डेवलप कीजिए कि आप लगें कि हाँ, ये कोई व्यक्ति है। यूपीएससी खुद सामने से कहे कि भाई तुम्हें नहीं लेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हें तो यूपीएससी में लेना ही पड़ेगा। सिर्फ पढ़िए मत, थोड़ा सा अपने आप को इस काबिल बनाइए कि मेरे पास सारे प्रश्नों का जवाब है। आप पूछिए, मेरे पास सब कुछ है। तो अपने नॉलेज को इन्हेंस करिए, नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए। यूपीएससी क्या चाहता है उस पर फोकस करिए। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। सोचो, महाराष्ट्र से आकर कानपुर में खुद को पेशवा घोषित कर रहे हैं। जैसे अभी एलन मस्क का चल रहा था, तो हमने एक जगह पद पढ़ा कि साउथ अफ्रीका से वो गए थे 1995 98 के समथिंग। एक व्यक्ति 25-30 साल पहले अमेरिका जाता है, कुछ नहीं होता उसके पास, और वह आज विश्व का सबसे बड़ा आदमी बनकर बैठा है दूसरी जगह जाकर। और हम अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे, अपने देश में कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे कि हम कुछ बड़ा बन जाए। तो यहाँ से मोटिवेशन आप लीजिए। मोटिवेशन बिखरा पड़ा है, लोग कहते हैं हम मोटिवेशन यहाँ से वहाँ से, सब जगह मोटिवेशन। आप यहीं से मोटिवेशन लीजिए ना। आप इसको पढ़िए और कहिए कि अब आज का दिन पूरा अच्छे से बढ़िया से बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने ऐलान किया, किसने? नाना साहब जी ने, कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। मतलब बहादुर शाह जफर दिल्ली में शासक हैं पूरे भारत के, और हम उनके तहत गवर्नर हैं यहाँ। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए। कौन? नवाब वाजिद अली शाह को शासन का आरोप लगा 1856 में, डलहौजी के द्वारा हटाए गए। उनके बेटे ब्रजेश कद्र को नवाब घोषित कर दिया गया, लेकिन ये छोटे थे तो इनकी माताजी ने मोर्चा संभाला था। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन्होंने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया था। धीरे धीरे सब मान लेंगे। अगली बारी आती झांसी की, जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने भी विद्रोह कर दिया, क्योंकि उनके जो पुत्र थे उनको राजा नहीं बनाया गया था। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ, तात्या टोपे किसके साथ? रानी लक्ष्मीबाई के साथ, अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजा रानी अवंतीबाई लोधी, मिसप्रिंट है एनसीईआरटी में भी, रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की, अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया।
क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। हमें रानी लक्ष्मीबाई के आगे नाम ही नहीं याद रहते, हमें याद रखना चाहिए अवंतीबाई लोधी जी भी थी। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी, यानी विद्रोही ज्यादा थे, सैनिक कम बचे थे, फिर भी बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। जब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था, खासतौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा। उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। क्या लिखा था उसने? हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो किसने लिखा था? कर्नल कौन था? टाइटलर, 6 अगस्त 1857। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए जैसे फैजाबाद से कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने तो भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किसने ये भविष्यवाणी की थी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा? तो फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लखनऊ लड़ने जा पहुंचे। तो फैजाबाद के लड़ने कहाँ आए? लखनऊ में। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत से गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। अब आती है बिहार की बारी, जहाँ थे कुंवर सिंह। ये बहुत बूढ़े थे और फिर भी इन्होंने लड़ाई लड़ी। कुंवर सिंह का फोटो आप देख सकते हैं। ये कहा जाता है बहुत बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, फिर भी यह लड़ाई लड़ने आ गए। और हम जवान होते हम कहते थक गए, 10 घंटे पढ़ लिया, आज 1 घंटे और पढ़ लो। रोज रात को 10 बजे, इसीलिए मैं PYQ की सेशन कराता हूँ। एक बार देखो, रोज रात को 10 बजे सब कुछ खत्म करके आराम से PYQ देखो, सो जाओ। कितना बढ़िया चल रहा है, उसको बहुत लोग देख रहे हैं, आप भी देखिए। सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। जी देखिए, कंपनी का पलटवार। अब कंपनी ने कैसे पलटवार किया, कैसे एक एक करके सबको हराया, यह देखते हैं। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनियों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए, विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोला। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। कब आ गई? सितंबर 1857। क्रोनोलॉजी याद रखिए। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। उनके बेटों को आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1857 में रंगून जेल में भेज दिया। जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा होने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका है, क्योंकि दिल्ली में आपने कब्जा कर लिया। बाकी फैजाबाद, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बिहार, सब जगह भी कहानी चल रही थी। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। इन 2 साल तक कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में कहानी चलती रही, इतनी जल्दी खत्म नहीं हुई। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई, उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। कौन सी शुरुआती? खेड़ी की शुरुआती विजय। किससे संबंधित है? रानी अवंतीबाई से। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे काफी समय तक, फिर इन्हें भी मार दिया गया। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया, क्योंकि
एक बड़े गांव में एक बड़े व्यक्ति को अगर आप पकड़ लो तो वह सभी छोटे-छोटे लोगों को शांत करा देगा कि चुप, मैं जो बोल रहा हूँ वह सुनो, अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, अंग्रेज ऐसे हैं, अंग्रेज वैसे हैं और अंग्रेजों के खिलाफ पूरा सेंटिमेंट बना देगा। तो भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया गया। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। भूस्वामियों को भी खुश कर दिया अंग्रेजों ने। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं, उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वह सुरक्षित रहेंगे, ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। लालच और डर, जो दो चीज़ें जीवन में बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं, इन्हीं दो चीज़ों से लोग आपको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और यहाँ भी अंग्रेजों ने वही चाल चली, कुछ को लालच दिया, कुछ को डर दिया। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों, राजाओं पर मुकदमे चलाए गए, उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। या तो आप इनाम ले लो या आप फांसी ले लो। डर और लालच। अब आते हैं विद्रोह के बाद के साल की कहानी। विद्रोह अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वो निम्नलिखित हैं। ये मेंस में भी आएगा और फिल्म्स में भी सीधे क्वेश्चन आएगा कि अंग्रेजों ने 1857 के बाद क्या बदलाव किए थे। क्वेश्चन आ भी चुके हैं कई एग्जाम्स में। ब्रिटिश संसद ने 1857 नहीं 1858 में एक नया कानून पारित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। जो भी हाईलाइट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आ चुके हैं एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। अगर हम सही से कहें तो सिर्फ भारत मंत्री को आप हाईलाइट कर लीजिए। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद भी गठित की गई। किसके लिए? भारत मंत्री को सलाह देने के लिए, जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया, क्योंकि भारत के लिए थी तो इंडिया काउंसिल। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दे दिया गया, आपको पता है। इंग्लैंड के राजा रानी निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। अब कंपनी से शासन कहाँ स्थानांतरित हो गया? राजा या रानी या क्राउन के हाथ में। अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। दूसरा क्या है? देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण ये है, उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दी गई। यानी दत्तक पुत्रों को भी आप अपनी जमीन, अपना राज्य सौंप सकते हैं, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटिश रानी को अपना आधिपत्य स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई कि आप हमें अपना कह सकते हैं, आप हमारे अधीन काम करिए, आप फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी करो, लेकिन हमें अपने से ऊपर समझो। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया गया और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया अवध, बिहार, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब कौन कौन से गोरखा, सिख और पठान से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे, क्योंकि यह कहीं न कहीं 1857 में ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे, ऐसा कई किताबें कहती हैं। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई, क्योंकि जो सेंटर पावर में अथॉरिटी लीड कर रही थी तो वह थे बहादुर शाह जफर और वह एक मुसलमान थे। तो कहीं ना कहीं इनको लगा कि ये मुसलमानों की समस्याएं ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं, तो इनकी ज़मीन और संपत्ति को बड़े पैमाने पर जब्त कर दिया जाए। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा, क्योंकि हेड कौन कर रहा था, लीड कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर। लेकिन आते आते 1905 तक कहानी उलट गई और वही जो यहाँ मुसलमानों को अपना शत्रु मान रहे थे सबसे बड़ा, 1905 के बाद उन्हीं को अपना समर्थन देते हुए कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का फैक्टर लाकर देश के जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी उनको तोड़ने का प्रयास करना शुरू कर दिया। तो यही कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने जो भी किया वो अपने फायदे के लिए किया, कभी हाथ मिलाया तो कभी हाथ काट भी दिया। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था, क्योंकि हेड कौन कर रहा था, लीड कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंटिमेंट जस्ट
जो फैला था तुरंत का तात्कालिक जो चीजें थी वह थी कारतूस और चर्बी वाली। तो उन्होंने कहा कि धर्म पर और सामाजिक रीति रिवाजों पर हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इन्हीं की वजह से चीजें गलत हुई थी। अगला है भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने, जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई। तो भूस्वामी और जमींदार भी इनके साथ आ गए थे, तो कुछ और कुछ नहीं भी आए थे, तो उनके लिए भी नीतियां बनाई गई। उनको भी खुश किया गया कि तुमने मेरा साथ दिया, चलो ले जाओ। 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ क्योंकि अब क्राउन का शासन हो गया। तो ये विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? तो ये एक तो था मेरठ, आप यहाँ देखेंगे, तो दिल्ली आप देखेंगे क्योंकि मेरठ से दिल्ली गए थे। आप बरेली भी देखेंगे, आप लखनऊ भी देखेंगे, आप फैजाबाद भी देखेंगे, आप कानपुर देखेंगे, आप झांसी देखेंगे, और फिर यहाँ पर बिहार भी है जो कि लिखा नहीं है वाइट कलर से, लेकिन बिहार भी था। ये महत्वपूर्ण थे। और उसके अलावा जितने भी सियालकोट, लाहौर समस्याएं सभी जगह उत्पन्न हो चुकी थी अंग्रेजों के लिए, लेकिन मेन कौन थे? तो मेन यही थे। ताकि अगर कहा जाए सिर्फ इन्हीं जगहों पर चीजें हो रही थी तो आप गलत कहेंगे, क्योंकि उनका प्रभाव अन्य राज्यों, अन्य क्षेत्रों में भी था। इतने क्षेत्र में प्रभाव फैला था, लेकिन अगर इतने क्षेत्र में प्रभाव फैला था लेकिन महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो ये केवल इतने थे: मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, फैजाबाद, कानपुर, झांसी, और मैं तो बिहार को भी कुंवर सिंह वाला क्षेत्र भी रखूंगा इसके अंदर। खुर्दा संग्राम एक है केस हिस्ट्री, ये भी महत्वपूर्ण है। 1857 की घटना से बहुत पहले उसी प्रकार की एक घटना 1817 में भी खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई थी। कब हुई थी? 1817 में। क्रोनोलॉजी समझिएगा तो दे देगा 4-5 की, इन्हें क्रोनोलॉजी में लगाओ। सबसे पहले कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना, इस बात पर विचार करना भी शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा था। खुर्दा कहाँ का है? उड़ीसा का दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित छोटा राज्य था। वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों, जिसमें 60 बड़े, 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे। गढ़ आपने सुना भी होगा, हमारा गढ़ है ये। एक जन बहुल उपजाऊ क्षेत्र था। शासक राजा वीर किशोर देव, कौन थे राजा? वीर किशोर देव को स्व अधिकृत 4 परगनाओं को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन का अधिकार समेत 14 गढ़जोटों का प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा। उनके पुत्र उत्तरदायित्व मुकुंद देव द्वितीय इस दुर्दशा से विचलित थे। अंग्रेजों और मराठों के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों तथा जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों को पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि मराठा और ब्रिटिशर्स भी लड़ रहे थे इस समय। 1803 में उड़ीसा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इन दोनों मुद्दों में से किसी पर भी सकारात्मक कार्रवाई करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। परिणाम था, उड़ीसा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर मराठाओं के गुप्त समर्थन से ही उन्होंने जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। इसकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा। अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया, सांत्वना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ। ये हमेशा करते थे कि आप राज्य छोड़ दो, इतना रुपया आप ले लेना। पेंशन देकर किसी को बिठूर भेज देते हैं, किसी को नियमित अनुदान दे देते हैं, तो पैसा दे देते हैं कि भाई शांत रहो, पैसा लो, खाओ पियो, मौज करो, राज्य तो तुम्हारा मेरा हुआ। उनकी पूर्व भूसंपत्ति के राजस्व का एकमात्र एक दशमांश था। मतलब जो इन्हें अनुदान दिया गया, जो उन्हें रुपया दिया गया, वो बहुत कम था जो राजस्व के हिसाब से दिया गया। अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया तथा उनका निवास पुरी में निश्चित कर दिया। ठीक है, मंदिर में आप अपना संचालन करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आप मंदिर में पूजा करोगे तो मन शांत रहेगा, ऐसा कुछ किया होगा। अनैतिक व्यवस्था से उड़ीसा में दमनकारी विदेशी शासन के एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिसने 1817 में गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निवृत्त जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। इसे राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिसने पाइक विद्रोह आपने सुना होगा, के नाम से जाना जाता था, उनका जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस नीति की भयावहता, राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि, इस संघर्ष के दमनकारी तरीकों से और बढ़ गई। इस कार्रवाई के फलस्वरूप 1805 और 1817 के बीच में खुर्दा से बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा। जमीन को उपजाऊ क्षमता तथा रैयतों के भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांग में वृद्धि की।
यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भी कोई उदारता नहीं दिखाई गई। उड़ीसा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती हैं। आज भी आप देखेंगे तो चक्रवात आते रहते हैं। बकायेदारों की जमीन को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को बेच दिया गया। खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेना नायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरवय राय, जिन्हें लोग बक्सी जगबंधु के नाम से जानते थे, इम्पोर्टेंट है ये पाइक विद्रोह, पाए से बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे। व्यावहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए। अपने तथा अपने जैसे जमीन से बेदखल लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व प्राय 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों के स्वैच्छिक ढंग से अपना गुजारा किया। सोचो कितनी कठिन परिश्रम किया इन लोगों ने। बीते हुए वर्ष के साथ साथ जो तकलीफें इन शिकायतों के साथ जुड़ गई थी, वे अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन, इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना, खाद्य सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि, नमक की आपूर्ति में कमी, जो कि कंपनी के एकाधिकार नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गया था, जिसके कारण उड़ीसा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले इस काम से वंचित हो गए। स्थानीय जमींदारों की कलकत्ता में नीलामी, जिसके कारण उड़ीसा में बंगाल के अनुपस्थित जमींदारों का आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त असंवेदनशील भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी स्थिति को दुष्कर बनाया। सशस्त्र संग्राम ने और भयावह आकार धारण कर लिया। 29 मार्च 1817 डेट भी पूछी जा सकती है। तो इस संग्राम की शुरुआत तब हो गई जब पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया। अधिक लोगों की हत्या करने के साथ साथ सरकारी खजानों से एक बड़ी रकम लेकर चले गए। शीघ्र ही खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर अलग अलग दिशाओं में फैल गई। उत्साह से भरपूर जमींदार और रैयत पाइकों के साथ मिल गए। उनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रताड़ित किया गया। जो इनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रताड़ित किया गया। एक बात कहा गया, कर मत दो। अभियान भी शुरू किया गया। किसने शुरू किया था? पाइक्स ने शुरू किया था। नाम क्या था उनका? ऊपर देख के आए। ईयर क्या था? 1817। बक्सी जगबंधु, ये सब नाम याद रखिएगा। अंग्रेजों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थानों से हटाने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। 14 अप्रैल 1817 को बक्सी जगबंधु ने 5 से 10,000 पाइकों और कंद जनजाति, कौन सी जनजाति? कंद जनजाति के योद्धाओं की अगुवाई में करपुरी को कब्जे में ले लिया और मुकुंद देव द्वितीय को उनकी झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया, जैसे बहादुर शाह जफर को लोगों ने किया था वैसे ही। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन प्रदान कर दिया। स्थिति को हाथ से निकलते हुए देख अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। जल्दी घोषित राजा पकड़े गए। उन्हें उनके पुत्र सहित कटक में कारावास दे दिया। बक्सी ने अपने करीबी सहयोगी कृष्णचंद्र भ्रमरराव के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया। इसके साथ साथ संघर्ष उड़ीसा के दक्षिण और उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में फैल गया। अंग्रेजों ने मेजर जनरल मार्टिनडल को पाइकों के चंगुल से पूरे क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए भेजा। बक्सी जगबंधु उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार को भी घोषणा की गई। सामरिक कार्रवाई चली, सैकड़ों पाइक मारे गए, घने जंगलों में चले गए। क्षमा याचना के तहत अपने घरों लौट आए। अंग्रेजों 1817 को काबू कर लिया, यानी 1817 मई में काबू कर लिया। कौन था? मार्टिनडल। कौन था? मेजर जनरल था। परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में बक्सी जगबंधु ने कुजंग के राजा जैसे सहयोगी की मदद से पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा के कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा। कब तक? 1817 से 1825 तक जारी रहा। अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कुजंग के राजा भी इनके साथ हो गए थे। अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया। नमक की कीमतों में कमी की गई। चीन राजस्व अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया, निष्कासित कर दिया गया। यानी ब्रिटिशर्स ने भी सोचा कि हाँ चलो कुछ तो सही कह रहे हैं, कर देते हैं। बेदखल जमींदारों को अपनी जमीन लौटा दी गई। दिवंगत खुर्दा के राजा के पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्रपुरी जाने दिया गया। 26,000 रुपए के अनुदान के साथ जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व भी सौंप दिया गया। कहानी घूम फिर कर वहीं आ गए। उड़ीसा में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशस्त्र संघर्ष था। ब्रिटिश शासन का दूरगामी प्रभाव पड़ा। पाइक विद्रोह कहा जाता है, लेकिन ये भी है कि इसमें कई राजा लोग शामिल थे, कई जनजातियां, कंद जनजाति भी शामिल थी। तो इसे पाइक विद्रोह कहना कमतर आंकना होगा, इसीलिए क्योंकि इसमें सिर्फ पाइक नहीं थे और भी लोग शामिल हो गए थे। कई बार ये भी कहा जाता है, एक मेंस में टॉपिक है इसमें आपका आएगा कि क्या 1857 की क्रांति भारत की पहली बड़ी क्रांति थी, क्योंकि वहाँ सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार या उसी क्षेत्र में थी, दिल्ली के आसपास दक्षिण भारत में इसका कोई असर नहीं था। तो क्या इसे प्रथम क्रांति कहना सही होगा या नहीं, इस पे विरोध और
समर्थन दोनों मिलते हैं। आपका क्वेश्चन इस पे आ सकता है। आप ये तैयार रखिएगा कि क्या 1857 की क्रांति भारत की पहली बड़ी क्रांति थी या इससे पहले अनेक क्रांतियां हो चुकी थी। क्या ये पूरे भारत की क्रांति थी भी या क्षेत्रीय क्रांति ही थी? तो इस पे पक्ष विपक्ष और निष्कर्ष तीनों आप लिख कर रखिएगा, जो क्वेश्चन बनेगा। बाकी इसके क्वेश्चन आप करते ही होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि अगर आपको सच में यूपीएससी देना है तो थोड़ा सा सहज बनना पड़ेगा। कल हम करेंगे 6th चैप्टर। लाइक कमेंट कर ही दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।